हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीटीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना देरी से हम क्लास को शुरू करते हैं। और जो बच्चे भी हमसे नए जुड़ रहे हैं और बेल आइकन उन्होंने ऑन नहीं किया है तो वो ऑन कर लें, जिससे कि वो हमारे साथ हमेशा अपडेट रहें। ऐसा होता है कि बेल आइकन ऑन नहीं होता है, क्लास अपलोड होने के बाद उन तक पहुंच नहीं पाती है। ठीक है, तो आप लोग ऑन कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन कहता है कि व्यक्तित्व विभिन्नताओं के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए। कहता है विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए, ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से दी जाना चाहिए, या लिखने तथा सिखाने से पूर्व बच्चों से बनवाए जाने चाहिए, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो प्रकृति का नियम है कि विश्व में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतया एक जैसे नहीं हो सकते। ऐसा किसने कहा है? फ्रांसिस गाल्टन साहब ने कहा है ना। भले ही वो जुड़वा पैदा क्यों ना हो, उनके स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक, मानसिक क्षमता आदि में कुछ न कुछ अंतर जरूर होंगे। तो ये किसने कहा है? फ्रांसिस गाल्टन साहब ने कहा है अपनी पुस्तक हेरिडिटी जीनियस में। बालकों में व्यक्तित्व विभिन्नताओं के विकास के लिए पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षण के दौरान खेल विधि के माध्यम से गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए। ठीक, ये वाला आपका ऑप्शन ठीक है। ठीक है, उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही देना चाहिए, ये भी ठीक है आपका। और लिखने एवं सिखाने से पूर्व बच्चों से चित्र बनवाए जाने चाहिए। बिल्कुल, बच्चों सिखाने से पूर्व चित्र आएगा यहाँ पे, बच्चों से बनवाए जाना चाहिए, ये भी आपका ऑप्शन ठीक है। यानी कि आप तीन ऑप्शन तो आप एक साथ लगाओगे नहीं, तो आप कौन सा वाला ऑप्शन का चयन करेंगे? ऑप्शन नंबर 4 का चयन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखो कथन और कारण से एक क्वेश्चन आ गया है और इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी किस तरीके से करना है इसको। ठीक है, तो किस तरीके से करना है, पहले आप कुछ देर के लिए इसे अवॉइड कर दीजिए कि ये अभी कथन है, ये क्या तर्क है, इसे अभी भूल जाइए। अभी आप इसको ये समझ के पढ़िए कि ये दो ऑप्शन है। पहले आप ये देख लीजिए कि ये दोनों ऑप्शन ठीक हैं या नहीं है। पहले इतना कीजिए, उसके बाद बताता हूँ मैं क्या करना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। क्यों? क्योंकि ये जेंडर वाइज को संबोधित करता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। कहता है लड़कियों में गणित को समझने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती है। भाई ये भी गलत हो गया। जब दोनों गलत हो गए तो कथन कारण लगाने का भी मतलब ही पैदा नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर भले इन दोनों ऑप्शन में दोनों सही होते तो क्या करते? तो यहाँ पर हम क्योंकि शब्द जोड़ देते हैं। क्या करते? क्योंकि शब्द जोड़ देते, उसके बाद पढ़ लेते। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दोबारा बता दूंगा। जो बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उन्हें पता होगा कि मैंने किस तरीके से ये सिखाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण कहते हैं, केंद्रीयता बोलते हैं, समायोजन या संरक्षणता बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ठीक, संरक्षणता क्या होती है? देखो संरक्षणता मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। देखो ऑप्शन नंबर हम 1 से शुरू करते हैं। आत्मसातीकरण, जिसे हम क्या बोलते हैं? समावेशन भी बोलते हैं। समावेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम असीमिलेशन बोलते हैं। तो आप लोग इंग्लिश में ही याद रखें क्योंकि इसके काफ़ी नाम होते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। असीमिलेशन यानी कि पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जगह देना बिना किसी विरोध से। ठीक है, तो और समायोजन किसे कहते हैं? जिसे हम अकोमोडेशन बोलते हैं। नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी में जब विरोध हो जाता है तो उसे हम समायोजन बोलते हैं। केंद्रीयता किसे बोलते हैं? ठीक है, तो देखो केंद्रीयता किसी वस्तु या घटना को सिर्फ एक ही या संकुचित तरीके से सोचना या समझना, उसे हम केंद्रीयता कहते हैं। इसी का उल्टा होता है विकेंद्रीकरण या विकेंद्रीयता, यानी कि एक ही समय में किसी वस्तु या विचार को कई पक्षों का आकलन करना या पक्षों पर ध्यान देना। ठीक, संरक्षण क्या होता है? संरक्षण और संरक्षण का अभाव एक से समझ लीजिए। संरक्षण का अभाव किसे कहते हैं? यानी कि बच्चे शुरुआती आकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर शुरुआती आकृति भूल जाते हैं। जैसे कि अगर मैं एक बूंद बनाऊँ, क्या बनाऊं? बूंद।
और बच्चों को दिखाऊं और बनाने के बाद तुरंत मैं क्या बना दूं, कमल का फूल बना दूं। तो क्या होता है कि बच्चे पुरानी वाली आकृति भूल जाते हैं, इसे संरक्षण का अभाव बोलते हैं, और अगर नहीं बोलते हैं तो इसे हम संरक्षण बोलते हैं। फिलहाल हमारा क्वेश्चन कहता है कि जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित कर लेते हैं बिना किसी, तो उसको हम क्या कहते हैं, समावेशन या आत्मसातीकरण या असिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, नई जानकारी को जब पुरानी जानकारी में ऐड करते हैं तो कोई भी विरोध नहीं होता है। ठीक है, अच्छा स्कीमा किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए। बच्चों का भंडारण गृह होता है जिसको वो जिसमें सारी सूचनाओं को क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सामूहिक कार्यक्रमों आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। क्वेश्चन अधूरा लग रहा है मुझे, हाँ क्वेश्चन अधूरा था आपका। कहता है आपकी कक्षा का एक छात्र राजन पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्यक्रमों आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इसका अर्थ क्या है कि वे कैसा है, क्षीण बुद्धि छात्र है, तर्कशील क्षमता वाला छात्र है, बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, देखो क्षीण तो होगा नहीं, यहाँ पे तर्क नहीं लगा रहा है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बहुबुद्धि वाला छात्र। ठीक है, तो बहुबुद्धि वाला बालक शैक्षणिक व शिक्षण सहगामी गतिविधियों दोनों को बेहतर तरीके से कर सकता है, यानी कि शिक्षा में भी और खेलकूद में भी दोनों तरीके से अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। वे तर्क शक्ति व तीक्ष्ण बुद्धि होने के साथ साथ शिक्षण सहयोगी गतिविधियों जैसे कि खेलकूद हो गया, सामूहिक कार्यक्रम व वाद विवाद में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा किसने दी है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, किसने दी है, आपका जॉन डीवे ने दी है। किसने दी है, जॉन डीवे ने दी है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश देना, देखो सख्त आदेश नहीं देना है बच्चों को, मैं पहले भी बता चुका हूँ, है ना। कहता है कि बालकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना हो सकता है। आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए, ये तो ऑप्शन आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, कह रहा है जोर नहीं दिया जाना चाहिए। आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझने पर यह भी ऑप्शन हो सकता है। फिलहाल इसका एकमात्र ही उद्देश्य है उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। ठीक है, यानी कि आत्मानुशासन उत्पन्न करने में उत्तरदायित्व की भावना का विशेष महत्व है। इसे उत्पन्न करने के लिए विद्यालय के लिए अधिकतर काम स्वयं विद्यार्थी को सौंप दिए जाना चाहिए। जब अधिकतर काम आप सौंप दोगे तो क्या होगा, बच्चा उसमें खुद तत्पर रहेगा, यानी कि एक्टिव रहेगा, है ना। तो यानी कि बालकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्न में से ये किसका कथन है कि संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। तो ये किसने दिया, जीन पियाजे ने कहा है, स्किनर ने कहा है, कोहलबर्ग या वाइगोत्स्की ने कहा है। तो स्विट्जरलैंड के एक निवासी हैं या मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है, जीन पियाजे। क्या नाम है उनका, जीन पियाजे। ठीक है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, ये आप सभी लोगों को पता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। ठीक है, वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है, इन्होंने दिया है, इनका पासवर्ड या इनका ट्रिक क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने कौन सा दिया है, सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत दिया है। किसका दिया है, सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में ही महत्वता पर बल देता है। ठीक है, कह रहा पारंपरिक क्रियाओं पर, पुरस्कार और दंड पर, अनुवांशिकता पर, या अन्वय अटल शिक्षा शास्त्रीय उपागमों पर। ठीक है, तो अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में पारस्परिक क्रियाओं का महत्व पर बल देता है। किस पर, पारस्परिक क्रियाओं पर बल देता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सामाजिक संरचनात्मक विचार इस बात पर बल देता है कि पारस्परिक क्रियाओं के माध्यम से ही अधिगम क्रिया का प्रसार एवं इसे प्रभावी बनाया जा सकता है। अतः अधिगम हेतु पारस्परिक क्रियाएं क्या होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य बताना है। ठीक, तो समावेशी शिक्षा में आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या होता है कि समावेशी शिक्षा में कि
स्कूल, कक्षा, पाठ्यक्रम एक ही होता है, लेकिन बच्चों को क्या है उनकी क्षमता के अनुसार पढ़ाया जाता है ना। तो पूरा समावेशी एक ही बात में ख़त्म हो जाता है। तो समावेशी का उद्देश्य है क्या? तो समावेशी कक्षा या स्कूल में क्या होता है, इसके अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बालकों, सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, या सामान्यों से नीचे वालों को। विशेष तो दोनों भी हो सकते हैं, एक बुद्धिहीन भी हो सकता है और बुद्धिमत वाला भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें लैंगिक समानता पर भी बल दिया जाता है। ठीक है, तो तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सामान्य बालकों के साथ अक्षम बालकों की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, जिसमें तीनों तरीके के बच्चे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में ये सिद्धांत क्या कहलाता है? देखो क्या होता है कि बालक जब छोटा होता है, उसके सामने कोई चीज़ रखी हुई होती है, तो वो पूरे शरीर के साथ उसको पकड़ना चाहता है। तो पहले तो वो अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है, तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है फिर वो अपने हाथ का इस्तेमाल करता है। उसके बाद जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है फिर वो उंगलियों का इस्तेमाल करने लगता है। तो ये जो सिद्धांत है जो किससे संबंधित है, इसे हम बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। कहता है शैशवावस्था में, देखो ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो आपको जीन पियाजे से संबंधित लगेगा। कहता है शैशवावस्था में बच्चा कहता है कि शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। ये जो अवस्था है आपकी पियाजे के अनुसार शैशवावस्था नहीं आएगी। ठीक है, कौन सी आएगी ये अवस्था? तर्क लागू कर लेता है, यानी कि ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। कहता है संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक तार्किक सोच, नहीं संक्रियात्मक अवस्था में नहीं, ये अमूर्त संक्रियात्मक कर लेता है, अमूर्त संक्रियात्मक में कर लेता है। फिर कहता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण और संरक्षण कर लेता है। बिल्कुल, ये मूर्त संक्रियात्मक में बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। फिर कहता है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत कल्पनात्मक खेल करना शुरू करता है। तो अमूर्त में नहीं करता है बेटा, ये कौन सी अवस्था में करता है? पहली अवस्था में करता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? संवेदी पेशीय अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं आपकी, कौन कौन सी हैं? संवेदी पेशीय अवस्था जिसकी उम्र कितनी होती है? जिसकी उम्र होती है 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।